हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्शास ब्रेड क्लासेस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन है। इसके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियोस के साथ में। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन: निम्नलिखित किस ह्रास में विधि में किसी परिसंपत्ति का मूल्य कभी शून्य नहीं होता है। मतलब जब कौन सा मेथड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो एसेट की वैल्यू होती है वो ज़ीरो नहीं होती है। नियत किस्त विधि से, घटते शेष विधि से, वार्षिक विधि से, कर्ष वर्ष योग विधि से। तो यहाँ पर क्या है कि घटते शेष विधि से डिमिनिशिंग डेप्रिसिएशन मेथड होता है। उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ एसेट होती है वो कभी ज़ीरो नहीं जाती है, अर्थात संपत्ति का मूल्य शून्य के अत्यंत निकट हो सकता है किंतु शून्य कभी नहीं। इस विधि द्वारा ह्रास की गणना करने से लाभ हानि के डेबिट पक्ष में प्रत्येक वर्ष अलग अलग राशि लिखी जाती है। क्लियर है गाइस? इफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज ₹1,26,000 एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज ₹6,000, what will be the amount of depreciation for second year by using WDV method? यदि एक मशीन का मूल्य 1,26,000 है, ठीक है, इसका अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू 6,000, देन डेप्रिसिएशन आपको बताना है 10,800, 11,340, 14,000। संपत्ति का मूल्य 1,26,000, अवशिष्ट मूल्य 6,000। फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा? 126,000 से स्क्रैप वैल्यू माइनस करिए, ठीक है। टोटल एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू 10%, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका 12,000। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? द्वितीय वर्ष का ह्रास 126,000 माइनस 6,000 माइनस 12,000 इंटू 10, तो 10,800 हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट ईयर रहेगा उसके अंदर जो हमारे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है हम वो भी माइनस कर देंगे। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मैं अभी देखकर कंफ्यूज हो रही थी कि इसके अंदर 10% तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, पर ये फॉर्मूले में 10% क्यों लगा है। तो इसका रीज़न दिया हुआ है, प्रश्न आयोग द्वारा हटा दिया गया क्योंकि 10% की दर नहीं गई थी, ये प्रश्न अधूरा था। डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय, ह्रास का कारण क्या होता है? प्राइस फ्लक्चुएशन, मूल्य उच्चावच, एक्सीडेंट दुर्घटना, यूज़ ऑफ एसेट संपत्ति का प्रयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डेप्रिसिएशन जब होता है जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। किसी भी संपत्ति के मूल्य में उसके निरंतर प्रयोग, एक गिरावट या शेष से अप्रचलित होने से, समय के व्यतीत तथा अन्य कारणों से मूल्य में जो कमी होती है उसे ह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। मूल्य ह्रास निम्नलिखित कारणों से होता है, जैसे गिरावट एवं क्षय, अप्रचलित होने से या समय व्यतीत होने पर या फिर समाप्त होने पर, फिनिश गुड्स। On using reducing balance method on an asset of ₹20,000 at the rate of 10% per annum, depreciation for third year will be। तो यहाँ पर ए ऑप्शन 6,000, बी 1,800, सी 1,620, डी 2,000। तो आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है 2,000 की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पर रेट भी दिया हुआ है 10% का। फर्स्ट ईयर के लिए जो होगा डेप्रिसिएशन 20,000 पर 10% 2,000। फिर सेकेंड ईयर के लिए 20 से 2,000 माइनस कर दीजिए, 18,000 रह जाएंगे। 18 का 10% 1,800 सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन 18,000 माइनस 1,800 16,200,
into 10%. For the third year depreciation 1620. Is that clear friends? Okay. निम्नलिखित में से ह्रास की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की राशि शून्य नहीं होती? स्ट्रेट लाइन मेथड, क्रमागत ह्रास विधि, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, घटती मूल्य विधि, सम ऑफ ईयर्स डिजिटल मेथड, वर्ष के अंक की योग विधि, एन्युटी मेथड। कि जो डिमिनिशिंग घटती मूल्य विधि होती है कि क्या होता है कि जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन लास्ट माइनस कर देते हैं, तो जो घटती हुई वैल्यू होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकाला जाता है और इसमें शून्य नहीं होती है, जो एसेट की वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं होती है। घटती हुई मूल्य विधि से ह्रास लगाने पर संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं होता है, जबकि क्रमागत ह्रास पद्धति से संपत्ति का मूल्य संपत्ति के जीवन काल की समाप्ति पर शून्य होता है। घटती मूल्य विधि में ह्रास का मूल्य घटता जाता है, जिससे संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता। The amount of depreciation charged to profit and loss varies every year under। लाभानी खाते में प्रभावित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती रहती है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर, एन्युटी मेथड के अंदर, डिमिनिशिंग बैलेंस क्रमागत ह्रास पद्धति में। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्रमागत ह्रास पद्धति में ह्रास काटने पर लाभानी में खाते में डेबिट किए जाने वाले प्रभावित ह्रास की राशि प्रतिवर्ष बदलती रहती है। संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता, यद्यपि शून्य के निकट हो जाता है, मतलब 1 to 0 होगा बट 0 नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो भी डेप्रिसिएशन काटा जाएगा लाभानी खाते में डेबिट किए जाएगा फिर उसे, ठीक है, ह्रास की राशि को। जबकि स्थायी किश्त पद्धति ह्रास काटे जाने पर लाभानी खाते में एक समान ह्रास राशि प्रभावित की जाती है। एनवायरनमेंट डिजेनरेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ लैंड डिजेनरेशन एंड सोइल एरोजन, भूमि ह्रास एवं मिट्टी का क्षय, प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग एंड इकोलॉजिकल डिजेनरेशन, चारा संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग एवं पारिस्थितिकीय ह्रास, फ्लूड्स बाढ़, नन ऑफ द अबाव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है। पर्यावरण के ह्रास में ये चीज़ें शामिल नहीं होती हैं। मिट्टी का क्षय, संसाधनों का विपूर्ण उपयोग, ठीक है, बाढ़ वगैरह। सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय उन समस्त भौतिक एवं जैविक वातावरण से है जिसमें जीवधारी निवास करते हैं, अर्थात जीव को प्रभावित करने वाले घटक को पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी कारणवश इन घटकों के स्वरूप में कोई विकृति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति या दशा को पर्यावरण ह्रास की संज्ञा से संबोधित करते हैं। ऐसे अनेक कारक विद्यमान हैं जो पर्यावरण ह्रास के लिए उत्तरदायी होते हैं। भूमि का ह्रास एवं मिट्टी का क्षय, चारा संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग एवं पारिस्थितिकीय ह्रास, बाढ़, आंधी व तूफान, भूस्खलन। ये जो पर्यावरण का जो डेप्रिसिएशन होता है ना, एनवायरनमेंटल डेप्रिसिएशन, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड, ठीक है, एंड सोइल, चारा संसाधनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग। अब देखो, हमें क्वेश्चन में ध्यान देना था कि इसमें पर्यावरण के ह्रास में शामिल नहीं है, यहाँ पर नॉट यूज़ किया गया है। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है, एनवायरनमेंट का डेप्रिसिएशन होता है। तो आपके लिए आंसर होगा नन ऑफ द अबव। स्पष्ट है कि प्रश्न में दिए गए कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो पर्यावरण के ह्रास में शामिल ना हो, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ह्रास लगाया जाता है चालू संपत्ति पर, स्थायी संपत्ति पर, अदृश्य संपत्ति पर, दृश्य संपत्ति पर। ये जो आपकी फिक्स्ड एसेट होती है उसके ऊपर हमेशा डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। सामान्य ह्रास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जब किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग करने समय बीत जाने तथा नए आविष्कार के कारण
उस संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है, जैसे स्थायी संपत्ति जैसे भवन, मकान, पेटेंट व कॉपीराइट आदि के मूल्य में ह्रास होता है। यह प्रचलन का आशय है। मौसम में ना चेंजेस आ रहे हैं, कोल्ड सा फील हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा वॉइस भी उतना लाउड नहीं निकल रही है, तो प्लीज़ कोऑपरेट करिए आप वीडियोस में। और प्रचलन का आशय है निम्न में से किस कारण के मूल्य में गिरावट है? बाजार मूल्य, भौतिक सृजन, अन्वेषण, समय बीत जाना। अप्रचलन कि जो ट्रेंड ख़त्म हो जाता है ना किसी चीज़ का, उसका क्या कारण है? सामान्यतः अप्रचलन का आशय मूल्य में होने वाली गिरावट से होता है, जिसका प्रमुख कारण नए नए आविष्कार या अन्वेषण है। जब पूर्व के वस्तु संपत्तियों की तुलना में नई तकनीक की वस्तु बाजार में आ जाती है तो पुरानी वस्तु अप्रचलित हो जाती है और परिणाम स्वरूप उनके मूल्य में कमी आने लगती है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं लाइफ में और उनकी जगह पर दूसरी चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं, मार्केट में उनकी डिमांड्स कम हो जाती है और नई चीज़ें उनकी जगह ले लेती हैं, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम पहले चीज़ों को हीटर वगैरह कोयले वगैरह का यूज़ किया जाता था, ठीक है, तो कोयल का यूज़ किया जाता था सर्दियों में। उससे क्या है, लोग अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते थे, ठंड को कम करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब उसकी जगह हीटर्स ने ले ली है। तो उसी की वजह से कोयले का जो डिमांड है, कोयले की मार्केट में वैल्यू वो नहीं रही है जो पहले थी, अब वैल्यू कम हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अवशयन की पद्धति नहीं है? बीमा पॉलिसी पद्धति, ह्रासित प्रतिफल पद्धति, वर्ष की इकाइयों की जोड़ पद्धति, प्रतिस्थापन लागत पद्धति। अवशयन की पद्धति नहीं है ह्रासित प्रतिफल पद्धति। अवशयन या ह्रास का आशय, देखो अवशयन अब होता क्या है, यह डेप्रिसिएशन को ही अवशयन कहते हैं। समय बीतने के साथ संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी से है। ह्रास की गणना के लिए मुख्यतः निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है: स्थायी प्रभाग पद्धति, क्रमागत ह्रास पद्धति, वार्षिक वृद्धि पद्धति, ह्रास कोष पद्धति, बीमा पॉलिसी पद्धति, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति, कार्यक्षमता घंटा प्रणाली, वर्ष की इकाइयों को जोड़ प्रणाली, प्रतिस्थापन लागत पद्धति, मिश्रित ब्याज प्रणाली। स्पष्ट है कि ह्रासित प्रतिफल पद्धति अवशयन की पद्धति है। तो फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने बोर्ड पर ये सारे मेथड्स को लिखवाया है। आप प्लीज़ जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर ये सारी वीडियोस को देख लीजिए। एक मशीन 10,000 में क्रय की गई, उसका जीवन काल 3 वर्ष था। उसके जीवन के अंत में उसका पुस्तकीय मूल्य 5,120 था। यदि ह्रास की गणना ह्रासी शेष विधि के आधार पर की जाती है तब ह्रास की दर होगी 25%, 15%, 20%, 10%। मशीन की लागत 10,000 रुपये है। संभावित जीवन एस्टिमेटेड लाइफ हो जाएगी 3 ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू 5,120। डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है। प्राइस ऑफ एसेट इंटू 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 की पावर n। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 इंटू 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100, 5120।
क्योंकि 5120 क्वेश्चन में गिवन है, तो हम उसकी अकॉर्डिंग ही रेट निकालेंगे। 5120 अपॉन 10,000 के ऊपर 3 पावर लग जाएगी और इक्वल हो जाएगा 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। फिर यहाँ पर 100 माइनस आर अपॉन 100। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है, तो यहाँ पर 8 को 3 टाइम्स लिख दिया, इंटू 10 कर दिया है। यहाँ पर 10 को 3 टाइम लिख दिया, इंटू 10। 10 से 10 कट हो जाएगा, 8 अपॉन 10 इसका आंसर आ जाएगा इधर से। फिर 100 माइनस आर अपॉन 100, 800 इक्वल 1000 माइनस 10 आर, 10 आर इक्वल 1000 माइनस 800, 200 अपॉन 10, 20%। एक ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये मैं आपको एक बार बोर्ड पर करा दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक संपत्ति की मूल्य लागत 4,15,000 है। संपत्ति का उपयोगी जीवन काल, एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो है 20 वर्ष। शुद्ध अवशेष मूल्य कितना? 65,000। अनुमानित किया गया प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि क्या होगी? 17,000, 17,500, 18,000, 18,500। संपत्ति की मूल लागत है 4,15,000। जीवन काल 20 ईयर्स। शुद्ध अवशेष मूल्य 65,000 और पर ईयर जो डेप्रिसिएशन है उसकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर इक्वल एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट 4,15,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 65,000 अपॉन 20, 3,50,000 अपॉन 20, 17,500। यदि 60,000 की शुद्ध संपत्तियों के परिसंपत्तियों के प्रतिफल में विक्रेताओं को 80,000 को पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाते हैं तो 20,000 का शेष लाभानी के खाते में डेबिट किया जाएगा, ख्याति खाते में डेबिट किया जाएगा, पूंजी संचय खाते में क्रेडिट किया जाएगा, अंश प्रीमियम खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यदि 60,000 की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में विक्रेताओं को 80,000 के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाते हैं तो 20,000 के शेष को ख्याति खाते में डेबिट किया जाएगा। माना कि ये जो 60,000 की शुद्ध संपत्ति है इसमें 80,000 के जो पूर्णदत्त अंश हैं वो निर्गमित किए जाते हैं, तो 20,000 के शेष को ख्याति में डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विक्रय की राशि 80,000 और क्रय प्रतिफल कितना है 60, तो 20,000 गुडविल आ जाएगी। यदि विक्रेता को भुगतान की गई क्रय प्रतिफल स्वरूप प्राप्त संपत्तियों की राशि से अधिक है तो इससे अधिक राशि को ख्याति की और अधिक कम है तो कम राशि को पूंजी संचय के नाम से जाना जाता है। अगर कम होती तो कैपिटल रिजर्व के नाम से हम इसे लिखते। अब ये ज़्यादा है, अधिक है, तो इसे गुडविल कहा जाएगा। कोई परिसंपत्ति 50,000 में खरीदी गई जिस पर प्रतिवर्ष सीधी रेखा विधि के अनुसार मूल्यह्रास लगाया जाता है। परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन काल 10 वर्ष है और उसका अवशिष्ट मूल्य 10,000 है। मूल्यह्रास की दर होगी 20%, 18%, 10%, 8%। तो संपत्ति का जो मूल्य दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि 50,000 में खरीदी गई है कोई संपत्ति और उसका क्या है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है। किस मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन काल कितना है? 10 ईयर है, एस्टिमेटेड लाइफ। और स्क्रैप वैल्यू 10,000। तो आपको सारी चीज़ें दे दी हैं। अब यहाँ पर करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट और वैल्यू ऑफ एसेट इंटू 100 और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ तो रेट था
अब यहाँ पर अमाउंट है, संपत्ति का मूल्य, अवशिष्ट मूल्य अपॉन उपयोगी जीवन काल, 50,000 माइनस 10,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। 50 से 10 जाएंगे 44,000 बचा इसका। डेप्रिसिएशन की रेट है 4,000 अपॉन 50,000। फिर अमाउंट ऑफ डेप है ना, उसको हम क्या करेंगे, एसेट की जो वैल्यू है उससे हम डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो 8% आ जाएगा। 5 वर्ष पूर्व एक पुरानी मशीन 1 लाख में खरीदी गई थी और 10,000 लगाकर इसे पूरी मरम्मत कराकर ठीक कर लिया गया था। इस पर 50,000 का एकत्रित ह्रास भी था। 6वें वर्ष के प्रारंभ में इसे 60,000 में बेच दिया गया। इस विक्रय से लाभ हानि होगा। 10,000 का लाभ, 50,000 की हानि, 40,000 की हानि, कोई लाभ या हानि नहीं। मशीन की जो कुल लागत है वो कितनी है, परचेज वैल्यू प्लस रिपेयर। परचेज वैल्यू इज़ 1 लाख एंड रिपेयर इज़ 10,000। टोटल कॉस्ट आ जाएगी मशीन की 1,10,000। 5 वर्षों का ह्रास, डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स 50,000। 5 वर्ष के बाद मशीन का ह्रासित मूल्य 1,10,000 माइनस 50,000, 60,000 का उसका वैल्यू रह जाएगी 5 वर्ष के बाद उसके डेप्रिसिएशन को हटाकर। चूँकि 6ठे वर्ष के प्रारंभ में मशीन को 60,000 में बेच दिया गया, इसलिए लाभ हानि की राशि को ह्रासित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ह्रासित मूल्य क्या था 60,000 और सेलिंग प्राइस क्या था 60,000। उन्होंने 60,000 उसकी वैल्यू पड़ी डेप्रिसिएशन के बाद और इतने में ही उसको बेच दिया, तो क्या हुआ, लाभ हानि की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, ना तो इसमें प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य ह्रास पद्धति कोयले की खान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगी। घटते शेष विधि, अवक्षय विधि, निश्चित किस्त विधि, वर्ष योग विधि। प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं के निष्कर्षण जैसे कोयले की खान, तेल के कुएं आदि के मूल्य ह्रास की गणना हेतु अवक्षय विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस विधि द्वारा ह्रास की गणना करने से एक समय बाद संपत्ति का कुछ भी अवशेष मूल्य नहीं होता, तो यहाँ पर अवक्षय विधि उपयुक्त रहेगी। आपका आंसर बी ठीक है। एक मशीन की लागत 70,000 है, इसकी जीवन अवधि 10 वर्ष है, इसके बाद उसका संभावित वसूली मूल्य 5,000 है। सीधी रेखा पद्धति पर एक मशीन की लागत 70,000 है, इसकी जीवन अवधि 10 वर्ष, जिसके बाद इसका संभावित वसूली मूल्य 5,000 है। सीधी रेखा पद्धति पर आधारित प्रथम 4 वर्षों का ह्रास क्या होगा, 28,000, 26,000, 22,000 और 20,000। मशीन की लागत 70,000, जीवन की अवधि 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू 5,000। डेप्रिसिएशन मेथड होगा स्ट्रेट लाइन मेथड, क्वेश्चन में गिवन है स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। यहाँ पर 70,000 आपको कॉस्ट दिया हुआ है और 5,000 की स्क्रैप वैल्यू है, उससे आप लेस करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 से, तो 65,000 अपॉन 10 6,500। 4 वर्षों की ह्रास राशि 6,500 इंटू 4 26,000 रुपये। एक मशीन 1 जनवरी 2001 को 1 लाख में क्रय की गई है। 1 जनवरी 2001 को 1 लाख में क्रय की गई है। घटती हुई शेष प्रणाली विधि 10% वार्षिक की दर से ह्रास लगाया जाता है। इसमें क्या है, घटती हुई शेष प्रणाली के बेसिस पर हमें डेप लगाना है। 31 दिसंबर 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाते में दिखाई जाने वाली राशि क्या होगी, 10,000,
8,100, 20,000, 7,290। 1 जनवरी 2001 को मशीन क्रय की गई 1 लाख रुपये की। डेप्रिसिएशन की जो मेथड है वो घटती हुई शेष विधि। ह्रास की दर 10% पर ईयर। ज्ञात करना है 31 दिसंबर 2004 को ह्रासित मूल्य। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। इसका मेथड का करती हुई विशेष प्रणाली जो है डिमिनिशिंग मेथड, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। 31 दिसंबर 2001 को ह्रासित मूल्य 1 लाख माइनस 1 लाख का 10% 90,000। 31 दिसंबर 2002 को ह्रासित मूल्य 90,000 माइनस 90 का 10% 9,000। तो ये आ जाएगा आपका 81,000। 31 दिसंबर 2003 को ह्रास राशि 81,000 माइनस 81,000 का 10%, ठीक, 72,900। नेक्स्ट लास्ट ईयर 31 दिसंबर 2004 को ह्रास राशि 72,900 इंटू 10 7290। दिस इज लास्ट डेप्रिसिएशन अमाउंट। एक मशीनरी 1/1/1999 को खरीदी गई थी और ह्रासमान मूल्य पर उसका अवमूल्यन 10% की दर पर किया गया था। इसे 31 मार्च 2001 को, जब इसका मूल्य 67,129 था, बेच दी गई। इसका मूल्य 1/1/1999 को क्या था? 90,000, 85,000, 82,000, इनमें से कोई नहीं। तो मशीन खरीदारी की तिथि क्या है? 1/1/99, इस डेट में खरीदी गई। ह्रासमान की दर 10% पर ईयर। 31/3/2001 को मशीन का मूल्य 67,129। मशीन खरीदारी की तिथि है 1/1/1999। तो उस पर 10% पर ईयर की रेट लगाया जा रहा है, ठीक है। 31/3/2001 को मशीन की जो वैल्यू थी 67,129। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि मशीन की जो बेसिक वैल्यू थी वो क्या थी। 1199 को मशीन का मूल्य 85,000 था, ठीक है। सॉरी, $85,000 का 10% 8500 76500 आ जाएगा। 76500 पर 10% 7650 68,850। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2001 से 31 मार्च 2001 तक 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1721। इसे लेस कर दिया जाएगा 67,129 डेप्रिसिएशन वैल्यू, ठीक। एक मशीनरी ₹112,000 को 1,20,000 की लागत पर खरीदी गई और ह्रासमान मूल्य पर उसका अवमूल्यन 15%। एक मशीनरी 1/1/2000 को 1,20,000 की लागत पर खरीदी गई। ह्रासमान मूल्य का उसका मूल्यांकन 15% परमापी, ठीक है, ब्याज पद्धति पर। दर से किया जाता है। इसे 31 मार्च 2000 को 80,000 में बेच दिया गया। उससे कितने की हानि हुई? 3,449, 3,658, 3,251। तो यहाँ पर 1/1/2000 को मशीनरी की लागत 120,
31/12/2000 तक 15% की दर से। तो 120 पर 15% 18,000 हो जाएगा। 120 से लेस करो 18,000 को, 1,02,000। 1,02,000 माइनस 5,300, 15,300 हो जाएगा। तो यहाँ पर 86,700 15% की दर से 3 माह का लास्ट में निकालेंगे 3251, क्योंकि हमारे ईयर निकाल कर इतने मंथ्स एक्स्ट्रा बचे हैं तो मंथ वाइज निकालेंगे। यहाँ पर 3/12 करके 3251 आ जाएगा। 83,449, 80,000 में वस्तु को बेच दिया गया है। तो यहाँ पर मशीन को जब हमने सेल कर दिया है 80,000 में, तो ह्रासित मूल्य विक्रय मूल्य 83,449, 80,000 में चीज़ को हमने सेल किया है, मशीन को सॉल्ट किया है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 3,449 वो लॉस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एक संयंत्र को, एक मशीन को 1,199 को ख़रीदा गया। इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू 12% है। ठीक है। इसे 31 मार्च 2002 में बेचा गया, जब इसका मूल्य 150,234 था। इसका 1,199 को क्या मूल्य था? माना संयंत्र का मूल्य 2 लाख है, मान लो। ठीक है। तो फिर यहाँ पर 12% की दर से 2 पर 12% 25,000। फिर 2 लाख में 24 माइनस करिए 176। 176 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 12% के अकॉर्डिंग 21,120। फिर इससे फिर लेस कर देंगे डेप अमाउंट को 154,880। 3 माह का ह्रास इक्वल हो जाएगा 154,880 इंटू 12/100 इंटू 3/12, 4646.4, 4646 आ जाएगा। तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो रह जाएगा, शेष वैल्यू, सॉरी स्क्रैप नहीं, मतलब जो बैलेंस रह जाएगी वैल्यू 154,880 माइनस 4646, 150,234। ये ऑप्शन हमने 2 माना था, तो हमारा ये आंसर फाइंड हुआ है। खनिज जमाओं की दशा में ह्रास की सर्वश्रेष्ठ नीति कौन सी है? खनिज जमाओं की दशा में ह्रास की सर्वश्रेष्ठ नीति कौन सी है? शून्यीकरण, पुनर्मूल्यांकन, वार्षिकी और कोई सी नहीं। खनिज जमाओं की दशा में ह्रास की सर्वश्रेष्ठ नीति रिक्तीकरण, शून्यीकरण, रिक्त इकाई विधि है। ये विधि खनिज खानों, तेल व गैस के कुओं तथा लकड़ी के जंगलों आदि के मूल्य ह्रास के लिए प्राय प्रयोग की जाती है। इन संपत्तियों की लागत उसकी प्राप्ति के लिए भुगतान राशि तथा निकाय व्यय के योग के बराबर मानी जाती है। कुल लागत को अनुमानित उत्पादन इकाइयों के जीवन से भाग देकर प्रति इकाई रिक्तीकरण ज्ञात कर लिया जाता है। वर्ष में रिक्तीकरण इकाइयों को इस दर से गुणा करके ह्रास राशि ज्ञात की जाती है। डिप्लेशन पर यूनिट इक्वल हो जाएगा एक्विजिशन कॉस्ट रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। ऑप्शन ए हमारा सही है, शून्यीकरण। एक मशीन 1187 में क्रय की गई। इस पर 10% की दर से अपलिखित मूल्य विधि द्वारा ह्रास अपलिखित किया गया। 1190 को इस मशीन का अपलिखित मूल्य 13,122 है। इस मशीन की लागत 1187 को थी 20,000, 18,000, 22,000, 19,000।
मशीन परचेज्ड, machine purchased on Jan 1987, DEP rate 10%, depreciate value on 1 Jan 1990, 13,122. Depreciation method है diminishing depreciation method. ठीक है. Find out cost of machine on 1st Jan 1987. Cost of machine on 1st Jan 1989, 13122 into 100 upon 90. 14,580. Cost of machine on Jan 88, 14,580 into 100 upon 90. 16,200. 16,200 into 100 upon 90. 18,000. तो फ्रेंड्स, मैं अब थ्योरी क्वेश्चंस करा रही हूँ. जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वाले वो मैं आपको कराऊंगी. प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोर्ड पर. ठीक है. तो मूल्य ह्रास शोधन कोष खाते का अंतिम शेष निम्नलिखित खाते में हस्तांतरित किया जाता है. सामान्य संचय, पूंजी संचय, संपत्ति खाता, पूंजी शोधन संचय खाता. मूल्य ह्रास यहाँ पर डी पार्ट आपका ठीक है. अंतिम शेष पूंजी शोधन संचय खाता में हस्तांतरित किया जाता है. तत्पश्चात पूंजी शोधन संचय खाता के शेष को सामान्य संचय में हस्तांतरित किया जाता है. डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट ट्रांसफर. Capital redemption reserve account debit to general reserve account being balance transfer to जनरल रिजर्व अकाउंट. ह्रास कोषों की लागत होती है स्पष्ट लागत, अवसर लागत, औसत लागत. इनमें से कोई नहीं. स्पष्ट लागत. ह्रास कोषों की जो लागत होती है वो स्पष्ट लागत होती है, क्योंकि स्पष्ट लागत का आशय ऐसी लागत से है जिसके संबंध में व्यय प्रत्यक्ष नकद रूप में किया जाता है. निम्नलिखित में ह्रास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है? वार्षिक पद्धति में, पुनर्मूल्यांकन पद्धति में, ह्रास कोष पद्धति में, कार्यरत घंटा दर पद्धति में. निम्नलिखित में से ह्रास की किस पद्धति में संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है? वार्षिक पद्धति में, पुनर्मूल्यांकन पद्धति में, ह्रास कोष पद्धति में, कार्यरत घंटा पद्धति में. ह्रास की पुनर्मूल्यांकन पद्धति द्वारा ह्रास काटे जाने पर संपत्ति का मूल्य आजीवन मौलिक दर पर बना रहता है. भी सही है. असल में यहाँ ना ऑन रोड हमारा घर है और यहाँ पर जितना भी शोर है सब कुछ आता रहता है खूब अच्छी तरह से. और जब भी कोई रिकॉर्डिंग करती हूँ स्पेशली उस टाइम ना आने वाले उस टाइम सब आते हैं. बस मुझे इतनी डिस्टर्बेंस होती है मैं बता नहीं सकती, आपका एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं. और ये हॉर्न ये मतलब रेडी वाले पर क्या करें, इन लोगों को भी अपनी मतलब जो घर है अपना चलाना है, इनकी मजबूरी होती है, ये भी करते ही हैं. अब इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है. किस संपत्ति पर ह्रास अनुमेय है? पशु, चाय के पौधे, व्यापार की ख्याति, पेटेंट. कि जो व्यापार की ख्याति होती है, गुडविल होती है ना, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन है वह अनुमेय होता है. व्यापार की ख्याति जो कि स्थायी संपत्ति होती है अपलिखित किया जा सकता है. प्रतिवर्ष इसे समाप्त करने का प्रयास किया जाता है. ह्रास के अंतर्गत हिसाब में लाई जाती है संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, संपत्ति की उपयोगिता में होने वाली कमी, संपत्ति के अप्रचलन से होने वाली कमी, संपत्ति की टूट-फूट से होने वाली कमी. हिसाब में कौन सी कमी लाई जाती है? संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी. ह्रास का आशय समय बीत जाने, टूट-फूट जाने, नए प्रयोग होने या नई वस्तु के बाजार में प्रवेश करने से स्थायी मूल्य के संपत्ति के मूल्य में कमी होती है. ठीक है. जिसके परिणामस्वरूप स्थायी संपत्ति की उपयोगिता में भी कमी होने लगती है.
इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्रास के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों की उपयोगिता मूल्य में होने वाली कमी को हिसाब किताब के अंतर्गत दर्शाया जाता है। पूंजीगत उद्योगों के परिणाम स्वरूप होती है समय पूंजी सृजन में गिरावट, पूंजी में अभिवृद्धि, सेवा नियोजन में अभिवृद्धि, कर आय में अभिवृद्धि। समय पूंजी सृजन में गिरावट, ठीक है, कि जो पूंजीगामी उद्योग होते हैं ना उनके परिणाम स्वरूप ना समय पूंजी सृजन में गिरावट होती है। इस प्रकार के उद्योगों में प्रयुक्त पूंजी की मात्रा में निरंतर कमी होने लगती है। ह्रास कोष योजना के पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है। मूल लागत पर लागत से क्षेत्रीय मूल्य को घटाकर एक गणना किए मूल्य पर जो समान रहता है, गणना किए मूल्य पर जो घटता रहता है, ठीक है। ह्रास कोष पद्धति के अंतर्गत चिट्ठे में संपत्ति को प्रत्येक वर्ष मूल्य ओरिजिनल कॉस्ट पर दिखाया जाता है। ए पार्ट है इसका मूल लागत पर। डेप्रिसिएशन प्रेजेंट्स अ डिक्रीज इन market value of fixed asset, market value of floating asset, market value of debenture issued, book value of fixed asset। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो फिक्स्ड एसेट होती है उनकी बुक वैल्यू पर दिखाया जाता है। स्थायी संपत्तियों बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है, इस पर दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन वैल्यूएशन, बोथ ऑफ एलोकेशन वैल्यूएशन एंड ऑफ दिस बोथ ऑफ एलोकेशन एंड वैल्यूएशन। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली शनय बस मारिया को बहुत खांसी हो रही है क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है, रात में भी परेशान रही है। दुआ कीजिए आप शिफा हो जाए इसको। डेप्रिसिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ एलोकेशन वैल्यूएशन, बोथ ऑफ एलोकेशन वैल्यूएशन। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली शनय एवं स्थायी कमी को ह्रास कहा जाता है। ह्रास, बंटवारे, मूल्यांकन दोनों की एक ही प्रक्रिया होती है। The total charge of depreciation and maintenance of asset on the profit and loss account will be uniform under straight line method, diminishing balance method, annuity method, depreciation fund method। संपत्ति के ह्रास एवं रखरखाव का लाभ हानि खाते पर कुल भार समान होगा अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेशंस होएगी तब। ह्रास की सरल रेखा विधि के अंतर्गत ह्रास काटने से संपत्ति पर ह्रास समान होता है और लाभ हानि खाते पर कुल भार प्रतिवर्ष समान राशि से होता है। यहाँ पर एसेट दी हुई है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे पैटर्न्स, नमूने, मोटर लॉरियाँ, कॉपीराइट, लाइव स्टॉक। नमूने वार्षिक पद्धति, मोटर लॉरियाँ स्थिर प्रभाव पद्धति, लिप्याधिकार पुनर्मूल्यांकन पद्धति, पशुधन ह्रासमान शेष पद्धति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकिंग फंड विधि द्वारा निकाली गई ह्रास की राशि की तुलना जब वार्षिकी विधि से निकाली गई राशि से की जाती है तो वह हायर होती है, लो होती है, इक्वल होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो यहाँ पर क्या है, सिंकिंग फंड की विधि द्वारा निकाली गई ह्रास की राशि वार्षिक विधि द्वारा निकाली गई ह्रास की तुलना में कम होती है। स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का सामान्य स्वीकृत आधार क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का सामान्य स्वीकृत आधार क्या है? ऐतिहासिक लागत ह्रास, ठीक है। स्थायी संपत्तियों को उनके लागत पर एक निश्चित दर में से ह्रास घटाकर दिखाया जाता है, चाहे उनका बाजार या प्रतिस्थापन मूल्य उससे कम हो या ज़्यादा।
डेप्रिसिएशन है कोष का एक स्रोत, कोष का एक उपयोग, नहीं तो कोष और स्रोत का उपयोग ना उपयोग, ठीक है। और यह दोनों स्थायी संपत्तियों पर ह्रास ना तो कोष का स्रोत होता है ना ही उपयोग। इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। ह्रास गणना की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की लागत पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है? एन्युटी मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। एन्युटी मेथड से, ठीक है। ह्रास गणना की किस विधि के अंतर्गत संपत्ति की लागत पर ब्याज को ध्यान में रखा जाता है? एन्युटी मेथड में। अमूर्त संपत्तियों में दीर्घकालिक विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियों में दीर्घकालिक विनियोगों को हासिल करने की प्रक्रिया को व्यक्त करने में निम्नलिखित शब्दों में से किसका प्रयोग किया जाता है? अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, डिलैपिडेशन। अमूर्त संपत्तियों में दीर्घकालिक विनियोगों को अपलिखित करने की प्रक्रिया को व्यक्त करने में अमोर्टाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। लीज पर ली गई संपत्ति पर सामान्यतः ह्रास लगाया जाता है। लीज पर ली गई संपत्ति पर सामान्यतः वार्षिक विधि से एन्युटी मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो यहाँ पर वार्षिक विधि से ह्रास लगाया जाता है लीज पर ली गई चीज़ों पर। स्थायी संपत्तियों के मूल्यांकन का सामान्य स्वीकृत आधार क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। सामान्य स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन ह्रास को घटाकर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोष का स्रोत नहीं है? परचेज ऑफ मशीनरी का क्रय, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान अर्जित किया गया लाभ, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी का निर्गमन, लॉन्ग टर्म लोन, रेज्ड लिया गया दीर्घकालीन ऋण। मशीन का क्रय करने से कोष का स्रोत नहीं बल्कि कोष का उपयोग होता है। निम्न विधियों में से किस विधि में संपत्ति को पूरे जीवन काल में संपत्तियों को पूरे जीवन काल में अपनी मूल लागत पर दिखाया जाता है? स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन फंड। लाग इनमें से किसी में नहीं। ह्रास की क्रमागत शेष पद्धति के अंतर्गत संपत्ति को पूरे जीवन काल में उनकी मूल लागत पर ही दिखाया जाता है। ह्रास कोष, ठीक है। अपरचलन का आशय क्या होता है? बाजार मूल्य में गिरावट, भौतिक सृजन, अन्वेषण, समय बीत जाना। इनोवेशन, अन्वेषण। वस्तुओं का अपरचलन, नई खोज और अन्वेषण के परिणामस्वरूप बाजार में वस्तु का मूल्य गिर जाता है। ह्रास का संबंध है अचल संपत्ति से, ख्याति से, चल संपत्ति से, उपरोक्त तीनों से। अचल संपत्ति से फिक्स्ड एसेट के मूल्य में होने वाली कमी से होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन। ह्रास लगाने की मशीन, घंटा दर विधि उपयोगी होते हैं। उत्पादन को प्रभावी ढंग से मापा जा सके, संपत्ति के प्रयोग को समय के संदर्भ में मापा जा सके, संपत्ति की उपादेयता को प्रत्यक्ष रूप उत्पादक प्रयोग से जोड़ा जा सके, संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया यंत्रीकृत हो। मशीन घंटा दर में संपत्ति जितने घंटे चलती है उसकी उतना ही ह्रास लगाया जाता है। जीवन काल के मतलब जो
मशीन और रेट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। पर ऐसा तभी हो सकता है जब मशीन कितने घंटे चली, इसका कुशलतापूर्वक मापन किया जा सके। यूज़ ऑफ एसेट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ टाइम। संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष रूप से किस विधि को बनाया जा गया है? डेप्रिसिएशन एट रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष रूप से किस विधि को बनाया गया है? डेप्रिसिएशन एट रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डिप्लेशन मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ह्रास कोष विधि, इस विधि के अंतर्गत ह्रास के साथ साथ संपत्ति के प्रतिस्थापन की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे कि पुरानी संपत्ति के जीवन काल के समाप्त होने पर नई संपत्ति क्रय करते समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ये प्रणाली सरल है क्योंकि ह्रास की राशि एक बार निश्चित हो जाने के पश्चात आगामी वर्षों में समान रहती है। तो यहाँ पर आपका डिप्रिसिएशन फंड मेथड ठीक है। परिशोधन पद का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित के मूल्य में गिरावट दर्शाने के लिए किया जाता है। द टर्म amortization is generally used to indicate the fall in value of the following: tangible fixed asset, intangible fixed asset, current asset, quick asset। यहाँ पर intangible अमूर्त स्थायी संपत्तियों, इसके लिए amortization का जनरली यूज़ किया जाता है इनके वैल्यू में कमी के लिए। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह। ठीक है। ए और बी लिस्ट को आपको मैच करना है। लीज होल्ड एसेट, ऑयल वेल्स, लूज टूल्स, स्टॉक। लीज होल्ड एसेट अमोर्टाइजेशन, ऑयल वेल्स डिप्लेशन, लूज टूल्स रिवैल्यूएशन, स्टॉक फ्लक्चुएशन। निम्नलिखित विधियों में से किस विधि के अंतर्गत संपत्ति को उसके संपूर्ण जीवन काल का मूल लागत पर ही दर्शाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द एसेट अकाउंट इज शॉन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट? In which of the following methods the asset account is shown at its original cost throughout its life? Annuity method, depreciation fund method, sum of years digits method, machine or rate method। यहाँ पर है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ह्रास कोष विधि इस पद्धति के अंतर्गत ह्रास के साथ साथ संपत्ति के प्रतिस्थापन की भी व्यवस्था की जाती है, जिससे कि पुरानी संपत्ति के जीवन काल के समाप्त होने पर नई संपत्ति क्रय करते समय वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रणाली सरल है क्योंकि ह्रास की राशि एक बार निश्चित हो जाने पर के पश्चात आगामी वर्षों में समान रहती है। The purpose of providing depreciation is to reduce the book value of fixed assets to the level of their market value each year। स्थायी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य को उसके बाजार मूल्य के स्तर तक प्रत्येक वर्ष कम करना। टू सेव इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, आयकर और संपत्ति कर बचाना। टू रिड्यूस फिक्स्ड एसेट टू नील वैल्यू एज सून एज पॉसिबल, स्थायी संपत्तियों को जितना जल्दी संभव हो शून्य मूल्य तक कम करना। टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर देयर वर्किंग लाइफ, स्थायी संपत्तियों की लागत को उनके कार्यशील जीवन काल पर आवंटित करना। तो यहाँ पर क्या है, व्यापार का सही एवं उचित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए मूल्य ह्रास का लेखा आवश्यक है, क्योंकि उत्पादन में संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनकी कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती है। तो ह्रास के प्रावधान के निम्न उद्देश्य हैं: प्रतिस्थापन हेतु कोषों की व्यवस्था, स्थायी संपत्तियों की लागत को उनके कार्यशील जीवन काल पर आवंटित करना।
रिक्तीकरण शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? फिक्स्ड एसेट, वेस्टिंग एसेट, करेंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट। कि जो वेस्टिंग एसेट होता है, ह्रास की पद्धति का प्रयोग क्षय योग्य अथवा रिक्त होने वाली संपत्तियों का नाशवान वाली संपत्तियों में होता है, जैसे तेल के कुएं, कोयले की खान, अयस्कों की खान आदि। लेखांकन में लागू पद्धति के अनुसार, ठीक है, एज अप्लाइड इन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एसेट वैल्यूएशन फॉर बैलेंस शीट पर्पज। चिट्ठे में दर्शाने के उद्देश्य से संपत्ति के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। अप्लाइज ओनली टू लॉन्ग लाइफ इंटेंजिबल एसेट्स, केवल दीर्घ जीवन काल वाली अमूर्त संपत्तियों पर लागू होता है। इज यूज टू इंडिकेट ए डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ लॉन्ग लाइफ एसेट। दीर्घ जीवन वाली संपत्तियों का मूल्य बाजार मूल्य में गिरावट को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। इज एन अकाउंटिंग प्रोसेस विच एलोकेट्स टू कॉस्ट ऑफ लॉन्ग लाइफ एसेट टू वेरियस अकाउंटिंग पीरियड। एक लेखांकन प्रक्रिया जिसके द्वारा दीर्घ जीवन काल वाली संपत्तियों की लागत को विभिन्न लेखांकन समयावधियों में आवंटित किया जाता है। डी ऑप्शन सही है। लेखांकन में लागू पद्धति के अनुसार ह्रास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ जीवन वाली संपत्तियों की लागत को निम्नलिखित समयावधियों में ह्रास की पुनर्मूल्यांकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, लूज टूल्स में किया जाता है। ठीक है। कोयला खदानों के लिए कौन सी डेप्रिसिएशन मेथड का यूज़ किया जाता है? कोल माइंस के लिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सम ऑफ ईयर्स मेथड, डिप्लेशन मेथड। यहाँ पर डिप्लेशन मेथड का यूज़ किया जाता है कोयला खदानों के लिए। पट्टे पर ली गई संपत्ति को सामान्य ह्रासित किया जाता है। एन्युटी, फिक्स इंस्टॉलमेंट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एन्युटी मेथड। पेटेंट, कॉपीराइट, ख्याति के मूल्य में आने वाली कमी का लेखा करने को कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ह्रास की किसी विधि के अंतर्गत संपत्ति खाते को ब्याज से डेबिट किया जाता है एन्युटी मेथड के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ आउटर डिस्टर्बेंस भी हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी फॉर देट। और आप वीडियोस के साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आपका साथ मुझे मिलता रहे और मैं अपने काम के लिए इंस्पायर होती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।